एक सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक बार ट्राई कर लेते हैं। अगर इस बार नहीं हुआ तो थोड़ा मुझे लग रहा है बारिश आज हुआ है ना, इस वजह से दिक्कत हो रही है। स्क्रीन दिख रहा है गाइस आपको? इज इट विजिबल? जी सर। जी सर। चलिए, तो गाइस एक हर्बर्ट है, हर्बर्ट जो थे एक पेडागोजिस्ट आप कह लो या शिक्षाविद कह लो, साइकोलॉजिस्ट कह लो। तो उन्होंने जो है टीचिंग लर्निंग का सीक्वेंस बताया है कि भाई क्लासरूम में जो टीचिंग लर्निंग होता है, शिक्षण अधिगम होता है, वो कैसा होना चाहिए। तो उसके सीक्वेंस को आपसे पूछ रहा है कि हर्बर्ट के अकॉर्डिंग टीचिंग लर्निंग का क्या मतलब क्रम होना चाहिए, क्या क्रम होना चाहिए। पहले प्रिपरेशन, फिर एसोसिएशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, जनरलाइजेशन, क्या होना चाहिए। इसका आंसर होगा सी फॉर कैलकाटा। सी फॉर कैलकाटा होगा इसका आंसर। यानी हर्बर्ट कहते हैं कि सबसे पहले तो प्रिपरेशन करो, यानी माइंड को प्रिपेयर, यानी तैयारी, सीखने की तैयारी। आपका माइंड क्या होना चाहिए गाइस? प्रिपेयर होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे सीखना है। प्रिपरेशन के बाद आप क्या करते हो? प्रेजेंट करते हो, टॉपिक को प्रेजेंट करते हो। फिर आपने टॉपिक को प्रेजेंट कर दिया, तब क्या करते हो? एसोसिएशन। एसोसिएशन माने कोरिलेट। जैसे मान लो गाइस कि मैं अभी आपको जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इसको इसके साथ ही साथ आप लोग गाइस इस टॉपिक को और भी जगह से कोरिलेट कर रहे होंगे कि भाई इस तरह का क्वेश्चन और कुछ और आ गया तो फिर मैं कैसे आंसर करूंगा या करूंगी। तो हम लोग गाइस जब कोई किसी भी टॉपिक को आप समझते हो ना, टॉपिक के साथ साथ गाइस उसके दाएं बाएं भी आप सोचने लग जाते हो कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो भी मैं कर लूंगा या कर लूंगी, ऐसा। तो एसोसिएशन। तब गाइस आपका होता है जनरलाइजेशन, एक्सप्लेनेशन, सामान्यीकरण। और लास्ट में गाइस आप उसको क्या करते हैं? रियल लाइफ में अप्लाई करते हो अपने नॉलेज को। अंतिम में क्या होता है कि आपने जो भी सीखा उसका प्रयोग करते हो, मतलब जो भी आपकी लर्निंग है उसको अप्लाई करते हो। ठीक है। आंसर क्या होगा? पहले आप प्रिपरेशन करते हैं, सीखने की तैयारी, माइंड को रेडी करते हो। उसके बाद आप प्रेजेंट करते हो एज अ टीचर, चीज़ों को प्रेजेंट करते हो। प्रेजेंट के बाद एप्लीकेशन, यानी दूसरे दूसरे एग्जाम्पल। मान लो मैं अभी आपको टीचिंग पढ़ा रहा हूँ, लेकिन टीचिंग पढ़ाते पढ़ाते कभी मैंने आपको पर्यावरण की बातें बता दी, कभी आपको उच्च शिक्षा बता दिया, कभी कुछ बता दिया। तो हम लोग कोरिलेट करते रहते हैं यूजिंग एग्जाम्पल्स, डायग्राम्स एंड ऑल। तब जाके जनरलाइज करते हैं और लास्ट टाइम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सी इसका आंसर होगा। इससे कहीं लर्निंग क्या होता है, थोड़ा इजी हो जाता है ना। इज इट क्लियर? जी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, एंट्री बिहेवियर। पहला देखो स्टेटमेंट है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? एंट्री बिहेवियर implies the activities and responses of the learners after the completion of the teaching learning process। यानी गाइस हमारा जो बिहेवियर है, एंट्री बिहेवियर, यानी जो शुरुआत में जो हमारा किसी का भी व्यवहार होता है ना एंट्री में, उसका क्या मतलब है कि एक्टिविटीज एंड रिस्पॉन्सेज ऑफ द लर्नर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्या ये इसका मतलब है कि प्रविष्टि व्यवहार का अर्थ है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत अधिगमकर्ताओं के कार्यकलापों एवं अनुक्रियाओं से है? क्या ये एंट्री बिहेवियर का मतलब है? यानी इट्स ऑल अबाउट योर बिहेवियर और योर रिस्पॉन्स और योर रिएक्शन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ लर्निंग प्रोसेस। क्या ऐसा है? या फिर दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि टर्मिनल बिहेवियर। टर्मिनल बिहेवियर का परिभाषा लिखते हुए कहता है कि टर्मिनल बिहेवियर का मतलब है एक्टिविटीज ऑफ द लर्नर्स प्रायर टू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी अंतस्थ व्यवहार। टर्मिनल मतलब जो लास्ट का आपका अंतिम, अंतस्थ, उसका मतलब है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के पूर्व अधिगमकर्ताओं द्वारा की जाने वाली गतिविधि। तो क्या सही होना चाहिए? सर ऑप्शन नंबर बी, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट।
एंट्री बिहेवियर क्या होता है वो समझिएगा, इसका जो एक्चुअल मीनिंग है एंट्री बिहेवियर का मतलब होता है जो हमारे पास ऑलरेडी स्किल्स हैं ना, हम सभी के पास कुछ ना कुछ स्किल पहले कुछ ना कुछ लोग जानते हैं, तो जो हमारे एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो हमारा एग्जिस्टिंग एटीट्यूड है, ठीक है, जिसके मदद से गाइज हम लोग नई चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं। मान लो गाइज कि आप कोई भी चीज़ नया सीखने जाते हो, तो आपका जो पहले का जो नॉलेज है, आपका जो पहले का सीखा हुआ स्किल है, आपका जो पहला एटीट्यूड आपको मदद करता है किसी नई चीज़ों को सीखने के लिए, ठीक है। तो गाइज आप किसी भी नई चीज़ को तभी सीखते हो जब आपको पहले से थोड़ा बहुत कुछ आता है, उससे रिलेटेड या कुछ भी ऐसा जो आपको मदद करे सीखने में, तो इसको कहते हैं गाइज एंट्री बिहेवियर। इसको क्या कहते हैं? एंट्री बिहेवियर, जो आपको कोई भी नया चीज सीखने में क्या करता है, मतलब हेल्प करता है कि आप कोई भी नई चीजों को मतलब सीख सके, है ना। तो उसमें आपका जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो आपको मदद करता है। दूसरा जो है गाइस टर्मिनल बिहेवियर। टर्मिनल बिहेवियर का मतलब क्या है? जो हमारे डिजायर्ड स्किल्स होते हैं ना, डिजायर्ड मतलब जो आपको आना चाहिए। जैसे मान लो कि आपको कंप्यूटर नहीं आता, आपको एमएस एक्सेल नहीं आता, आपको पावर पॉइंट नहीं आता, आपको चैट जीपीटी नहीं आता, लेकिन की जॉब में ये डिजायर, मतलब कि अगर आपको अच्छा पावर पॉइंट आएगा, अच्छा एक्सेल आएगा चलाना, अच्छा चैट जीपीटी आएगा, तो आपके लिए वैकेंसी है, आपके लिए पोस्ट है, और नहीं तो आपको नहीं लिया जाएगा। तो इसको कहते हैं डिजायर्ड स्किल्स, एक्सपेक्टेड, माने चीजें जो होनी चाहिए। तो डिजायर्ड स्किल, डिजायर्ड नॉलेज या ऐसा एक्शन जो मतलब कि अपेक्षित है, ठीक है, ताकि आप अपने लर्निंग को कंप्लीट कर सको। कुछ चीजें ऐसी होती हैं गाइस जो लास्ट में, मतलब एक होता है ना कि आपको हर तरह से आप परिपूर्ण हो जाए, हर तरह का स्किल आपको आ जाए। तो जो डिजायर्ड स्किल्स हैं, हम सभी लोग गाइस, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं पता, कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो हम सभी लोग सीखना चाहते हैं, तो उन स्किल को सीखना, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल बिहेवियर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए? एंट्री बिहेवियर का तो मतलब बोल रहा है आफ्टर द कंप्लीशन। ये तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि भाई टीचिंग लर्निंग के खत्म होने के बाद आप, तो ये तो गलत है। और टर्मिनल बिहेवियर का मतलब बोल रहा है प्रायर, यानी कि एक्टिविटीज ऑफ द लर्नर प्रायर टू द टीचिंग। तो ये तो उल्टा कर दिया, यानी एंट्री बिहेवियर में प्रायर होना चाहिए और टर्मिनल बिहेवियर में कंप्लीशन होना चाहिए, तो उल्टा कर दिया है। तो दोनों गलत है, दोनों ही गलत है गाइस। क्योंकि एंट्री बिहेवियर का मतलब होता है कि प्रारंभिक, यानी स्टार्टिंग में जो आप सीखते हो, और टर्मिनल बिहेवियर का मतलब क्या होता है, जो लास्ट में, अंतिम में जो ऐसा नॉलेज है जो आपको बिल्कुल नहीं आता है, जो ऐसी स्किल्स है जो आप चाहते हो कि आप सीखो अपने लाइफ में, तो वो सब चीज़ों को सीखना, ठीक है। तो इसका दोनों ही गलत होना चाहिए, यानी इसका बी होगा इसका करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? कोई डाउट है तो बताइए। जी सर। सर सेकंड वाला नहीं समझ में आया वाक्य। देखिए, जैसे मान लीजिए कि मुझे स्विमिंग नहीं आता, मुझे तैरना नहीं आता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे तैरना आए, तो ये मेरा एक डिजायर्ड स्किल है। मान लो कि कोई ऐसी जॉब है, सपोज करो कि कोई ऐसी जॉब है जिसमें स्विमिंग आना मैंडेटरी है, यानी अगर आपको स्विमिंग आएगा तो वो आपको रख लेगा, और स्विमिंग नहीं आता है तो नहीं रखेगा। तो ऐसे स्विमिंग क्या हो गया, एक अपेक्षित आपका स्किल हो गया कि आप आए तभी आपको जॉब मिलेगा। तो टर्मिनल बिहेवियर का मतलब होता है कि ऐसा नॉलेज या ऐसा स्किल या ऐसा कंटेंट जो आपको नहीं आता, लेकिन वो आपको आना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें आती नहीं, लेकिन हमारे डेवलपमेंट के लिए वो जरूरी है। जैसे मान लीजिए इंग्लिश या कंप्यूटर या बेसिक मैथमेटिक्स, हो सकता है हम लोगों को ना आता हो, लेकिन हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें ये चीज़ें आनी चाहिए। अगर आज के टाइम पे आपको बेसिक कंप्यूटर नहीं आएगा, टेक्नोलॉजी नहीं आएगा, तो आप अपने लाइफ में नहीं ग्रोथ कर पाएंगे। तो ये क्या हो गया गाइस, एक तरह का डिजायर्ड स्किल्स है, मतलब अपेक्षित कौशल जो आप में आना चाहिए। तो अगर आप में नहीं है तो आप उसको सीखिए। तो हम क्या करते हैं अपने लर्निंग में लास्ट कैसे ना कैसे करके, जो भी हमारे लाइफ में हमें हमारे प्रोग्रेस के लिए जरूरी चीजें होती हैं, हम अंतिम समय में सीख लेते हैं या सीख जाते हैं। तो डेट टर्मिनल, यानी अंतिम अंतिम व्यवहार, जहाँ पे अंतिम रूप से जो चीजें हमें नहीं आती परंतु वो हमारे जीवन की प्रगति के लिए आवश्यक है, तो हम उसको सीखने का कोशिश करते हैं, ताकि हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, कोई भी चीज रह ना जाए जो हमारे डेवलपमेंट को रोक सकते। ठीक है।
जी सर। इसका आंसर क्या हो गया गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, if research is done to find out behavior attitude by analyzing existing record and other material, it is known as। अगर मान लीजिए कि कोई रिसर्च हो रहा है और उस रिसर्च का जो मेन फोकस है, रिसर्च को इसलिए किया जा रहा है ताकि आपके बिहेवियर को पता लगाया जा सके, आपके एटीट्यूड को पता लगाया जा सके बाय एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, यानी जो भी एग्जिस्टिंग आपके रिकॉर्ड हैं, है ना, उसको एनालाइज करके आपके बिहेवियर को पता लगाया जा सके, तो ऐसे रिसर्च को क्या कहेंगे? सर ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन सर। देखिए ऑप्शन डी। क्या होना चाहिए बताइए? डी ऑप्शन सर। बी मतलब नॉन ऑब्जर्वेशनल। डी फॉर दिल्ली नहीं बोल रहा सर, डी फॉर दिल्ली सर। आर्काइवल। हाँ, आर्काइवल इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आर्काइवल का मतलब यही होता है गाइस कि जो मान लो जैसे हिस्ट्री होता है ना, हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? जो पुरानी चीजें हमारे पास हैं। हिस्ट्री का मतलब क्या है? इतिहास। इतिहास क्या होता है? पुरानी चीजें, पुराने मॉन्यूमेंट्स, पुराने रिकॉर्ड्स, पुराने मैन्युस्क्रिप्ट या पुराना ग्रंथ, पुराना पोथी, जो पुरानी चीजें हैं 500-500 साल पुरानी, तो दैट इज आर्काइवल रिसर्च। पुरानी चीजें हैं जो ऑलरेडी हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है लाइब्रेरी वगैरह में, ठीक है। तो कभी कभी गाइस हम लोग ऐसा रिसर्च करते हैं जिसमें हम लोग एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को खंगालते हैं, जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं, ऐसे 100 साल पुराना, 200 साल पुराना, 150 साल पुराना, उन रिकॉर्ड्स को निकाल करके, उन रिकॉर्ड को स्टडी करके कुछ नया हम लोग निकालते हैं कि भाई में क्या था। तो दिस कॉल्ड आर्काइवल। आर्काइवल मतलब परालेखीय शोध, खास करके हिस्ट्री के स्टूडेंट्स करते हैं। जो हिस्ट्री से रिलेटेड रिसर्च होता है ना, या सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज में, तो ऐसी चीज़ों को हम लोग करते हैं। और इसका मेन जानते हैं क्या उद्देश्य होता है? टू फोकस ऑन पास्ट इवेंट। जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं, मान लीजिए कि आज से 100 साल पहले कोई घटना हुई, लेकिन हम उसको फिर से उस पर रिसर्च करना चाहते हैं कि भाई जो घटना घटी थी उसमें वाकई में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उसको फिर से आप स्टडी करना चाहते हो। तो ऐसे में गाइज आप क्या करोगे? आर्काइवल रिसर्च करोगे। तो आर्काइवल रिसर्च के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? जैसे न्यूज़पेपर, पुराने न्यूज़पेपर, पुराने लेटर, पुराने आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स, जो पुराने कोर्ट के जजमेंट्स हैं ब्रिटिश के टाइम के, या पुराने गवर्नमेंट के रिकॉर्ड, ये सारे आर्काइवल्स हैं आपके, जो आपको पुराने हिस्ट्री में मदद करते हैं, ठीक है। यानी हिस्टोरिकल चीज़ों पे रिसर्च करने में ये चीज़ें आपको मदद करती हैं। इज इट क्लियर? नो सर। हाँ, देखिए आर्काइवल का मतलब होता है, मान लीजिए कि हिस्ट्री से क्या रिसर्च करेंगे, आप खुद सोचिए। जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री के हो, तो हिस्ट्री माने इतिहास, तो इतिहास के बच्चे इतिहास माने पुराने चीज़ों पे ही ना रिसर्च करेंगे। जी सर। जो रानी लक्ष्मीबाई के टाइम पे क्या घटना हुई, जब मुगल आए तो क्या हुआ, आजकल नहीं देख रहे हो, आजकल इतिहास संकलन का कितना काम हो रहा है, ताजमहल पे रिसर्च हो रहा है, मुगल के टाइम पे क्या हुआ, ब्रिटिश के टाइम पे क्या हुआ। ऐसा तो नहीं है कि इतिहास को गलत तरीके से लिखा गया था उस जमाने में, ऐसा तो नहीं है कि किसी ने उसको मैनिपुलेट कर दिया था, सच तो कुछ और। तो आजकल आप देख रहे हो हिस्ट्री फिर से हम डाल रहे हैं। आज के टाइम पे हिस्ट्री को हम लोग फिर से रीराइट कर रहे हैं, रीरीड कर रहे हैं, ताकि हम ये पता लगा सकें कि उस समय पे जो लिखा गया था वो सच है, झूठ है। ऐसा तो नहीं है कि कोई राजा बहुत क्रूएल था और उसका हम लोग झूठ मूठ का बखान कर दिए बहुत ज़्यादा। आप देखते हो ना, काफ़ी होता है ना ऐसा आजकल। हाँ होता है सर। तो आर्काइवल का मतलब वही है कि जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं ना, उसकी मदद से आप ये सब चीज़ पता लगाते हो कि जो चीज़ें हमें किताब में पढ़ाई जा रही हैं, जो चीज़ें हमें बताया जा रहा है इतने दिनों से, क्या वो सच है या वो बस बेकार की बातें हैं, वो गलत तरीके से लिखवाया गया उस टाइम पे तलवार की नोक पे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं गाइस कि हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं हिस्ट्री में जाके।
पुरानी पुरानी चीज़ों को खगालते हैं कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं या जो चीज़ें समाज में जिस चीज़ का स्वीकार्यता है क्या वो सच है। ऐसा तो नहीं है कि वो तलवार की नोक पे वो गलत चीज़ों को सही बना दिया गया, ऐसा होता था पहले। क्योंकि तो आर्काइवल भी होता है कि आप पुराने पुराने डॉक्यूमेंट्स को फिर निकालते हो और उस बेस पे रिसर्च करते हो और तब पता लगाते हो कि क्या सच है और क्या गलत है, क्या बनी बनाई बातें हैं और क्या फैक्टफुल है। तो दैट इज कॉल्ड आर्काइवल रिसर्च। ठीक है, परालेखीय शोध यानी जो पुरानी लिखी हुई शोध है ना, पुराना लिखा हुआ जो रिकॉर्ड है उसको यूज करके और फिर आज के टाइम पे जो नए नए फाइंडिंग्स को आप लाते हो, हिस्ट्री को करेक्ट करते हो कि हिस्ट्री में जो बताया गया है वो गलत है, तो उसको फिर से ठीक करते हो। आप अपनी नई थियोरी देते हो, आइडिया देते हो। बाकी इसके अलावा नॉन ऑब्जर्वेशनल रिसर्च है, ऑप्शन नंबर 2 गैर प्रेक्षणात्मक शोध। ठीक है, ये भी गाइस एक हम कह सकते हैं कि ब्रॉड रिसर्च का मेथड है। वेरिएबल वगैरह जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में किसी भी प्रॉब्लम के मल्टीपल रीजंस होते हैं। आप किसी भी टॉपिक जब शोध करते हो तो शोध समस्या रिसर्च प्रॉब्लम जब हमारा मान लिया कि रिसर्च प्रॉब्लम जो भी है, तो प्रॉब्लम के एक रीजन तो होते नहीं, किसी भी समस्या का अनेक कारण होता है, तो उन अनेक कारण को क्या कहते हैं, वेरिएबल। तो नॉन ऑब्जर्वेशनल रिसर्च है ये बेसिकली हमारा वेरिएबल्स पे होता है। ठीक है, और ये भी गाइस हिस्ट्री से रिलेटेड ही है, क्योंकि खास करके ये ह्यूमैनिटीज में ही होता है नॉन ऑब्जर्वेशनल, क्योंकि ये नॉन एक्सपेरिमेंटल है। तो ये खास करके ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स, हिस्ट्री, इन चीज़ों में इसका ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, और ये भी गाइस एग्जिस्टिंग डेटा पे ही फोकस करता है, माने जो चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी उपलब्ध हैं उसको यूज करके ये नए नए फाइंडिंग्स को निकालता है। क्योंकि जब आप रिसर्च करते हो तो आपको ये भी देखना है ना क्या अवेलेबल है और क्या नॉट अवेलेबल है। तो ऐसे में नॉन ऑब्जर्वेशनल रिसर्च जो है, गैर प्रेक्षणात्मक शोध, ये उन चीज डेटा बनाता है जो ऑलरेडी उपलब्ध है मार्केट में या इंटरनेट पे, तो उन चीज़ों की मदद से नए नए फाइंडिंग, तो नॉन ऑब्जर्वेशनल हो गया। ठीक है, सर्वे वगैरह आप करते हो ना इसमें, तो नॉन ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर आपका आर्काइवल है, परालेखीय शोध। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। एक और आंसर है इसका आंसर बताइए। इफ द ड्रेस ऑफ अ पर्सन डज नॉट रिफ्लेक्ट और प्रेडिक्ट हिज वोटिंग बिहेवियर द एजम्पशन इज, यदि एक व्यक्ति की पोशाक उसके मतदान व्यवहार को प्रतिबिंबित या पूर्वानुमानित नहीं करती तो यह किसके बारे में पूर्व धारणा है? क्या होना चाहिए आंसर? सर सकारात्मक सहसंबंध। सर शून्य सहसंबंध। शून्य। जीरो कोरिलेशन। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। यही होगा, हालांकि इसका आंसर जीरो कोरिलेशन ही होगा। यानी ड्रेस ऑफ अ पर्सन, यदि एक व्यक्ति की पोशाक उसके मतदान व्यवहार को मतलब पूर्वानुमानित नहीं करती, यानी आप ऐसा कैसे कोई बता सकता है कि भाई आपके ड्रेस को देख के कि आप किसको वोट करोगे, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बसपा, जेएमएम, किसको वोट करोगे, कैसे कोई आपके ड्रेस से बता सकता है? ये तो बड़ा इम्पॉसिबल है ना कि ड्रेस देख के बताना कि हाँ भाई ये तो इसी को वोट करेगा। तो ऐसे में ड्रेस ऑफ अ पर्सन डज नॉट रिफ्लेक्ट हिज वोटिंग बिहेवियर। ठीक है, यानी यदि एक व्यक्ति की पोशाक उसके मतदान व्यवहार को पूर्वानुमानित नहीं करती तो यह किसके बारे में पूर्वाधारणा है? तो जीरो कोरिलेशन ही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो ड्रेस ऑफ ए पर्सन है वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है वोटिंग बिहेवियर को। तो किसी भी पर्सन का ड्रेस तो ऐसा वोटिंग बिहेवियर को तो नहीं बता सकता, प्रेडिक्ट कर सकता। तो ये जो एजम्पशन है ये क्या है, जीरो को, यानी कोई रिलेशन है ही नहीं है। एक तरह से क्या है कि किसी भी व्यक्ति का जो पोशाक है और उसके मतदान, इसमें तो ऐसा कोई रिलेशन नहीं दिख रहा ना। अब मैं ये कपड़ा पहना हूं तो कोई कैसे बता सकता है कि हाँ भाई ये किसका वोटर है, किसको वोट करेगा? तो कपड़े से मतदान
या किसको आप मतदान दोगे, किसके पक्ष में, ये मतलब बताना बड़ा कठिन है। ऐसा कोई मतलब कि हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि हम किसी के ड्रेस से बता सकें कि भाई ये किसको वोट कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे में ये जीरो कोरिलेशन है, यानी कोई रिलेशन है ही नहीं ड्रेस और वोटिंग बिहेवियर का। ड्रेस अलग चीज है, वोटिंग बिहेवियर अलग चीज है, यहाँ पे कोई इसका रिलेशन नहीं है दूर दूर तक का। तो जीरो कोरिलेशन इसका आंसर होगा। इसके अलावा गाइस जो आपका ऑप्शन नंबर ए है पॉजिटिव कोरिलेशन, सकारात्मक सहसंबंध। तो पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे गाइस दो वेरिएबल है, इस क्वेश्चन में दो वेरिएबल है, एक तो इंसान और एक इंसान का कपड़ा, ये दो वेरिएबल्स हैं जो कि दोनों एक दूसरे पे कोई रिलेशन नहीं है। पर गाइस पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है कि जब दो वेरिएबल हो और दोनों एक दूसरे से क्या हो, इंटर रिलेटेड हो। जैसे मान लीजिए गाइस मैं एग्जांपल देता हूं कि मैं जितना खुश रहूंगा उतना अच्छा पढ़ाऊंगा। जैसे मान लीजिए कि मैं आज बहुत खुश हूं, तो क्या होगा, जब आप बहुत खुश होते हो तो आप ज्यादा एनर्जी के साथ अपना काम करते हो, चाहे कोई सा भी काम हो, पढ़ाना हो चाहे कुछ भी हो। तो खुश होना और अच्छा पढ़ाना ये दोनों क्या है, कोरिलेटेड है। अगर आप मान लीजिए बहुत दुखी हो, आप बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो, तो आप अच्छा नहीं पढ़ा सकते या अच्छा पढ़ नहीं सकते, क्योंकि आपका दिमाग क्या है, कहीं और है। आप दुखी हो, परेशान हो, व्यथित हो, तो खुश रहना और अच्छा पढ़ाना ये क्या है, कोरिलेटेड है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव, कि आप जितना खुश रहेंगे उतनी ज्यादा अच्छी टीचिंग होगी, उतनी अच्छी लर्निंग होगी। जितना कम खुश होंगे उतनी खराब टीचिंग, उतनी खराब लर्निंग। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, कि दोनों वेरिएबल आपस में क्या है, इंटर डिपेंडेंट है। या मान लीजिए गाइस एक एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास जितना ज्यादा पैसा होगा मेरा बढ़ेगा। मान लीजिए 10 लाख कमाऊं तो मेरा गाइस स्टैंडर्ड भी उसी तरह होगा ना। कुछ देने का तो मैं 10 लाख इन आपकी कमाई उतनी होगी, परचेजिंग पावर होगी। कमाई रुपया महीना कमाता है तो कहां से अपने खर्च को भी पूरा कर पाएगा। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव, यानी कि आपका दोनों एक दूसरे पर जब डिपेंडेंट हो, दो वेरिएबल है दोनों डिपेंडेंट है, कि कमाई ज्यादा तो खरीदारी भी ज्यादा, कमाई कम तो खरीदारी भी कम। इसको कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, मतलब दोनों एक दूसरे पर निर्भर कर रहा है, तो पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। और एक है आपका पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन का मतलब क्या है, जब मान लीजिए कि जो मान लीजिए कि वेरिएबल्स है, ओके, दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करता है। जैसे मान लीजिए इस कई बार हमारे जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे जीवन में बड़ा प्रभाव, आपके लाइफ में ऐसा पर्सन है आपका लाइफ हो जाता है जिसके नहीं होने से आपका लाइफ में डिस्टर्ब। जी बोल रहे हैं पार्शियल कोई एक वेरिएबल लाइफ को कर रहा है आपके लाइफ में। मान लीजिए कुछ ऐसी चीजें जो आप ज्यादा आप प्रभावित होता है, कोई ऐसी चीज जिससे आता है। सर साउंड ब्रेक हो रही है। ड्रेस और वोटिंग फेयर में दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो ठीक है। आप कह रहे सकते सर फिर से बफरिंग होना शुरू हो गया। जो क्वेश्चन ना समय ये क्वेश्चन है समझ, जीरो क्वेश्चन वाला, ये वाला क्वेश्चन मेरे बात आ रही है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी का? सर वॉइस ब्रेक हो रही है सर आपकी। हम तो कल मिलते हैं, मुझे क्लास नहीं होगा कल, ठीक है कल मिलते हैं। हैव अ गुड डे। कल मिलते हैं 9:30, आगे की बात करेंगे फिर। हैव अ गुड डे। थैंक यू।